गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास क्लासेस। मैं आशीष त्रिवेदी भूगोल की उसी श्रृंखला में आगे बात करते हुए आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है और वो खींची किस प्रकार से जाती है और कहां कहां से होकर के वह गुजरती है, किस रेखा को क्या नाम दिया जाता है, ये सारी चीजें जो है आज हम विस्तृत रूप से इस अपने वीडियो में चर्चा करेंगे इन सभी बातों के ऊपर, इन सभी विषयों के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक हेडिंग के साथ में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, क्या उसका हेडिंग का नाम हम लोग रखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होगी। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पार्ट 1। इसको हम लोग नेम करते हुए चलेंगे साथ में, पार्ट 1। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये आखिर में होती क्या है, इनका काम क्या होता है और ये कैसी रेखाएं होती है। क्या पृथ्वी पर सचमुच पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में जो है इस तरीके की कोई रेखाएं मौजूद है? नहीं, ये जो रेखाएं हैं ये आभासीय रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर एक स्थान विशेष का पता लगाने के लिए खींची जाती है। ठीक है ना, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, आभासीय रेखाएं होती हैं। जैसे मान लिया जो स्थल का जो क्षेत्र है, तो स्थल के क्षेत्र पर तो हम किसी स्थान का पता लगा सकते हैं, हम अपनी लोकेशन को बता सकते हैं। लेकिन हम अगर आकाश मार्ग में हो या फिर हम जल मार्ग में हो तो हम अपनी जो स्थिति का पता है वह कैसे लगाएंगे, दूसरे को कैसे बताएंगे। तो इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए, इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए ये पृथ्वी के ऊपर दो अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक या आभासीय रेखाएं जिनको हम कहते हैं वह खींची जाती है। ठीक है ना, तो सबसे ऊपर पहले हम इसकी जो एक डेफिनेशन है वो लिखेंगे कि वे काल्पनिक या आभासीय रेखाएं जो किसी स्थिति का पता लगाने के लिए खींची जाती है। ठीक है ना, वे काल्पनिक या आभासी रेखाएं जो किसी स्थिति विशेष या स्थान विशेष का पता लगाने के लिए खींची जाती है। ठीक है ना, तो क्या है, वे काल्पनिक या आभासीय रेखाएं जो किसी स्थान विशेष का पता लगाने के लिए खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश या देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो हमने ये देखी। अब उसके बाद में अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है और ये किस प्रकार से या किस कोण पर खींची जाती है, हम इनकी बात करें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रेखाएं जो है किस किस तरीके से खींची जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक
ठीक है ना। एक सर्किल हमने बनाया, ये हमने सपोज किया ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें एक जो है रेखा वह कहां से जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगी या गुजरेगी, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच से। तो इसको हम बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है जो पृथ्वी के ऊपर कैसी होती है, लेटी हुई, ठीक है। कैसी होती है, लेटी हुई। या इसको हम लोग देखिए एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, लैटिट्यूड एंड longitudinal लाइन्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स। तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वह कैसी होती है, लेटी हुई होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल या जिनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं वो पृथ्वी के ऊपर कैसी होती है, लंबवत होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वह आपकी कहलाती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। और जो आपकी लेटी हुई रेखाएं होगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से एक प्रॉपर सेंटर ले लिया, ठीक है ना। यहां से एक प्रॉपर सेंटर ले लिया। अभी हम बताएंगे इसको खींचा कैसे जाता, पहले हम थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। जो आपका अक्षांश रेखा है वह जब आपकी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है तो ये क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। क्या कर देती है, पृथ्वी को ये दो भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है ना। तो ऊपर का जो क्षेत्र होगा आपका वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और जो आपका नीचे का क्षेत्र है वह आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का क्षेत्र आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे का क्षेत्र आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसको लिख लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा कटा हुआ, ठीक है ना। एक ठोस बॉल, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ठोस बॉल, उसको अगर हम बीच से आधा आधा काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर बन जाता है। देखिए ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर।
क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, 1 डिग्री के कोण पर, 1 डिग्री के कोण पर यहां से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। इस तरीके से एक लाइन खींची 1 डिग्री के कोण पर, और वहां से एक जो है दूसरी अक्षांश रेखा ली। ठीक है ना, वहां से क्या गई, एक दूसरी अक्षांश रेखा। ठीक है ना। फिर यहां से ये आपका हो गया 1 डिग्री कोण, फिर आपका यहां से एक और 2 डिग्री पर कोण खींचा, बनाया, और फिर वहां से एक दूसरी अक्षांश रेखा निकल गई। ठीक है ना, दूसरी गई, फिर उसके बाद में एक और 3 डिग्री का कोण खींचा, बनाया, यहां पर 3 डिग्री का कोण बनाया, फिर एक अक्षांश रेखा गई, फिर एक 4 डिग्री का बनाया, फिर एक अक्षांश रेखा। अच्छा, इसमें एक चीज समझिएगा कि प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है, प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है वह आपकी 1 डिग्री के कोण पर ही खींची जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक, जब तक आप यहां तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है ना, उसके बाद में एक जो लाइन आती है वो आपकी कहां से आती है, बिल्कुल सीधी आती है। ठीक है ना, क्या आती है, बिल्कुल सीधी, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो यहां पे क्या है ना, कई सारी रेखाएं होती हैं, जिस तरीके से यहां पर होती है, प्रत्येक यहां से लेकर के हर 1 डिग्री पर एक कोण बनाया जाता है, हर 1 डिग्री पर एक कोण बनाया जाता है, और उसी के अनुसार जो है एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपकी 90 डिग्री तक जो है जाता है। तो ये यहां पर ऊपर के साइड में अगर हम बात करें तो यहां पर 90 रेखाएं जो होती हैं वे आपकी खींची जाती है। कितनी खींची जाती है, 90 रेखाएं आपकी जो है वे खींची जाती है। और ठीक उसी प्रकार से नीचे भी सेम वही वर्क होता है, और यहां पर जो आ जाता है ना, बिंदु बन जाता है, यहां पे क्या बन जाता है, बिंदु। यहां पर रेखा नहीं बनती है, यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर आपका बिंदु बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी यहां भी क्या करते हैं, 1 डिग्री पर ही यहां पर भी क्या करते हैं, कोण खींचते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, यहां पर भी 1 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, रेखा खींच दी जाती है। ठीक है ना, तो उन्हीं के माध्यम से क्या की जाती है, रेखा खींच दी जाती है। यहां पर भी क्या बन जाता है, 90। ठीक है ना, 90। तो यहां पर भी सभी कैसे होते हैं, 1 2 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 6 7 8 और 9। मतलब ये तो यहाँ पे केवल ये बताने वाली बात हो गई, जगह यहाँ पर कम है तो यहाँ पे हम 90 लाइन्स तो नहीं खींच सकते हैं, तो इसी के लिए हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता दिया। ठीक है ना, तो जैसे आपने इसमें सुना भी होगा, इसमें आपने देखा भी होगा कि 23.5 डिग्री रेखा होती है और 6.5 डिग्री रेखा भी होती है, उत्तरी
अक्षांश, और इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और इनको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। तो उत्तरी अक्षांश क्या है? जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है, तो वहां पे क्या बनते हैं, दो गोलार्ध बनते हैं, जिसमें जो 90 लाइन्स होती है ऊपर की ओर और 90 क्या होती है नीचे की ओर। तो ये वाली जो लाइन्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश और इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये तो बात हो गई अक्षांश की। अब इसमें और चीजें हैं, संख्या है, जैसे कि अभी इसमें संख्याएं कितनी होती है अक्षांशों की, ठीक है। अक्षांश जो रेखाएं होती है उनकी संख्याएं कितनी होती है, उनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन पहले हम जो बेसिक चीजें हैं उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपके हो जाते हैं क्या, ध्रुव। क्या हो जाते हैं ये आपके ध्रुव बन जाते हैं। शायद आप लोगों को मालूम भी होगा कि पृथ्वी जो है अपनी जो धुरी है उस पर झुकी हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसको हम, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है उत्तर में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और ये जो नीचे का क्षेत्र है 90 डिग्री वाला, इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही सेम नीचे साइड में है, उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब बात करते हैं हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग कई और नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कई और नामों से भी जानते हैं। जैसे हम लोग इसको कहते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी इसको हम लोग कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए इस जो रेखाएं हैं अभी इसमें हम केवल अक्षांश और देशांतर को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आगे वीडियो में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और भी जो इसकी रेखाएं होती है उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे क्या होती है जो 0 डिग्री आपकी जो अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर इसको हम लोग कहते हैं, मकर रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, ठीक है ना। और आर्कटिक वृत्त होता है, अंटार्कटिक वृत्त होता है। ये सारी बातें अभी जो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये है तो आखिर है क्या, ठीक है ना। चलिए तो इसमें अगर पहले तो आप एक काम करिए, इसको जो है आप बना लीजिए और इसको जो है नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको नोट कराएंगे, वो अपने साथ साथ में जो है हमारे साथ साथ में आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या होगा कि सारी चीजें क्या होगी एक दूसरे में हौच-पौच हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ में जो है इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए सबसे पहले लिखिएगा कि वे काल्पनिक रेखाएं
वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर लेटी हुई रहती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं रहती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं वे कैसी होती है, खड़ी होती है या लंबवत होती है, ठीक है ना। चलिए इसी में एक और अगला पॉइंट लिखिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे भूमध्य रेखा के समानांतर रहती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर रहती हैं। समानांतर रहती हैं, ठीक है ना। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, इसके क्या रहती हैं, वे समानांतर रहती हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलती। ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि आखिर में बनाती क्या, ये क्या बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि घूम करके जाती है तो ये क्या करती है, वृत्त का निर्माण कर लेती है। वो अभी हम आपको इसी में बताएंगे टॉपिक में ही। चलिए अब सबसे पहले जो है क्या करें, इसकी और चीजें हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी रेखाएं सिर्फ बिंदु बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सिर्फ बिंदु बनाती है, ठीक है ना। वो लाइन नहीं बनाती है, वो जो है क्या है, लाइन नहीं बनाती है, वो सिर्फ क्या बनाती है, एक बिंदु बनाती है। जैसे देखिए यहां पर भी एक पॉइंट रखा हुआ है, यहां पर भी एक पॉइंट रखा, तो ये क्या करती है, सिर्फ बिंदु बनाती है। ये कोई लाइन का निर्माण जो है या कोई वृत्त का निर्माण, वृत्त तो बनाती है लेकिन कोई लाइन का निर्माण ये है नहीं करती, किसी भी रेखा का निर्माण नहीं करती। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो रेखाएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। उनकी जो होती है संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है टोटल। अगर देखिए इसमें 3 तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकता है। यहां से क्वेश्चन पुटअप भी होता है कि अक्षांशों की जो संख्या है वह कितनी। देखिए अगर हम टोटल अक्षांशों की बात करें तो चाहे वह बिंदु हो या वह कोई लाइन हो या वह विषुवत रेखा हो, तो अगर हम टोटल की बात करें तो वह
वृत्त बनते हैं, ठीक है, केवल बिंदु बनते हैं। तो अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास रेखाएं रह जाती हैं 179। लेकिन अगर हम बिंदुओं को सम्मिलित करके सिर्फ विषुवत रेखा को अगर हम हटाते हैं तो क्या है कि हमारे पास रेखाएं रह जाती है कितनी, 180, ठीक है ना। तो तीनों चीजों को हम लिखेंगे यहां पर कि अक्षांशों की संख्या, सिर्फ यहां पर अक्षांशों की संख्या को बताया गया तो हम 181 लिखेंगे। कितनी होती है, 181 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है टोटल, 181। लेकिन अगर हम बिंदु के बिना देखते हैं, अक्षांशों की संख्या बिंदु के बिना, की संख्या बिंदु के बिना तो कितनी हो जाएगी बिंदु के बिना, इसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी बिंदु के बिना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रह जाएगी, 179, ठीक है ना, 179, ठीक है, किसकी, अक्षांश की संख्या। अब हम बात करें कि अगर बिंदुओं को सम्मिलित कर देते हैं और सिर्फ विषुवत रेखा को अगर हम हटा देते हैं तो कितनी रह जाएगी, 180, ठीक है ना, 180 विषुवत रेखा के बिना। तो विषुवत रेखा के बिना अगर कितनी रह जाएगी, 180, ठीक है ना, कितनी रह जाएगी, 180। और यह भी मालूम है कि विषुवत रेखा जो है वह भी क्या है, एक अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इसको भी हम नोट करेंगे कि विषुवत रेखा जो है विषुवत रेखा एक अक्षांश रेखा, कैसी रेखा है, अक्षांश रेखा है। चलिए, ये तो बात हो गई कि ये जो क्या रहती है, ये हमेशा विषुवत रेखा के कैसे रहती है, समानांतर रहती है। ये कभी भी आपस में क्या करती है, मिलती नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या रहती है, समानांतर रहती है। और जो पृथ्वी पर लेटी हुई आवासीय काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अक्षांशों की संख्या की अगर हम बात करें, टोटल तो 181, अक्षांशों की संख्या बिंदु के बिना की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 179। उसके बाद में अगर हम भूमध्य रेखा के साथ में अगर हम बात करें, सॉरी विषुवत रेखा के बिना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा 180। अब बात आती है कि इन जो दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी हो, जो दो रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। दो रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। चलिए इसको लिखिए, दो रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अच्छा, यहां पे जो आपने दो रेखाएं लिखी है ना, दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो उन दो रेखाओं के बाद में एक थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, दो अक्षांश रेखाओं, ठीक है ना, दो अक्षांश रेखाओं। ठीक है ना, जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके जो बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 111 किलोमीटर उसकी दूरी होती है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो बात हो गई जो आपकी दो रेखाएं हैं उसके जो बीच की दूरी है वो क्या, 111 किलोमीटर। लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है
उसको हम लोग कहते क्या, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, उसको हम लोग कहते हैं कटिबंध। अब ये कटिबंध जो है आप आगे आने वाले टॉपिक में, इसी के टॉपिक में जो आगे की ओर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या होता है और शीत कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, या किन किन जो आपकी रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनमें किन किन के जो मध्य में है वे कौन कौन से क्षेत्र जो होते हैं वे मौजूद रहते हैं। तो अभी हम आने वाले जो आगे की तरफ आएगा वीडियो उसमें पढ़ेंगे। पहले इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में ध्यान दे देते हैं। तो हम दो जो रेखाएं हैं उनके बीच की बात कर रहे हैं, जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, सॉरी उनके बीच की जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको हम लोग कहते क्या। तो यहां पर लिख लीजिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को आप दिखाई पड़ा होगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आगे आने वाले वीडियो में आप समझेंगे कि कटिबंध आखिर होते क्या। कटिबंध कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेल्ट। क्या बोलते हैं? बेल्ट बोलते हैं। बेल्ट वाली बेल्ट नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। ये कटिबंध वाला बेल्ट है, ठीक है ना। कैसा बेल्ट है? कटिबंध वाला। जो कटिबंध है उसको हम लोग बेल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये यहां तक जो है हम लोगों ने देख लिया कि जो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं और कितनी दूर होती है, ठीक है। अब हम एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जहां से अक्सर आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पृथ्वी के ऊपर में दो ध्रुव है, ठीक है ना। क्या है? जो पृथ्वी के ऊपर में दो ध्रुव है, एक आपका उत्तरी ध्रुव है और दूसरा है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो ध्रुव है यहां पर पहुंचने वाले, सबसे पहले पहुंचने वाले जो व्यक्ति है वे कौन है, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन पहुंचा और जो आपका उत्तरी ध्रुव है उस पे सबसे पहले कौन पहुंचा, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट पियरी, ठीक है ना। रॉबर्ट पियरी जो थे वो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, ठीक है। तो इसको यहां पर लिख लीजिएगा। उधर में भी थोड़ी सी चीजें और लिखानी है, तो यहां पर इसको जो है आप ठीक है ना, इसको आप लोग यहां पर जो है आप लिख लीजिएगा। रॉबर्ट पियरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, ठीक है ना। रॉबर्ट पियरी जो थे वह सबसे पहले जो थे कहां पर पहुंचे? उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे। लेकिन ये कब पहुंचे, ठीक है ना। कब? सन क्या था, डेट क्या थी, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1909
6 अप्रैल 1909 को जो थे ये कहां पहुंचे, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंच गए। अच्छा ये जो थे, ये जो आपके रॉबर्ट पेरी जो थे ये अमेरिका के थे, ठीक है ना। कहां के थे ये अमेरिका के थे और वहां पर जो नेवल आर्मी थी उसके अंदर ये कार्यरत थे, ठीक है ना। अमेरिकन थे ये, अमेरिकन, ठीक है ना। ये क्या थे, अमेरिकन। और ये जो आपकी अमेरिकन नेवल जो आर्मी थी, अमेरिकन नेवल, वहां पर ये क्या करते थे, कार्यरत, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड चीज हमारी आती है वो दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। तो दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले एडमंड सेन नाम के एक व्यक्ति थे जो नॉर्वे के थे, ठीक है। कहां के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे एडमंड सेन। तो वो यहां पर सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है ना। तो लिखिए आप लोग, यहीं पे आप लोग जो है लिख लीजिए इसको, एडमंड सेन। सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। कहां पहुंचे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। तो ये एडमंड सेन जो थे ये सबसे पहले आपके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। लेकिन फिर वही बात है कि ये आखिर पहुंचे तो पहुंचे कब। तो 14 दिसंबर 1911 में तारीख थी जिस दिन पहली बार सर्वप्रथम कोई व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, ठीक है ना। तो क्या तारीख थी, 14 दिसंबर 1911, ठीक है ना। 14 दिसंबर 1911 को ये व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति बन गया। अब यहां से आपका ये तो आपका किसकी बात हो गई, ध्रुवों की। अब ध्रुवों से ही संबंधित एक और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ध्रुवों की ओर अगर बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा। और यदि हम विषुवत रेखा पर रहते हैं तो क्या उसमें बढ़ेगा या घटेगा। या हम जिस तरीके से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बढ़ेगा या घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर आप लोग लिखिए कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, कहां पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। तो यहां पर लिखिए ध्रुवों की ओर बढ़ने पर चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं और चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह निश्चित ही बढ़ेगा। क्योंकि आपने मैग्नेट भी देखी होगी, उसमें भी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर में, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसमें यहां पर लिखिए कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, यह निश्चित है, ठीक है ना। निश्चित ही बढ़ेगा आपका ध्रुवों की ओर बढ़ने पर। यदि आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं या किसी भी स्थान से आप ध्रुवों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका जो
जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल वह निश्चित ही आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है, क्या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर रहते हैं? क्या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर रहते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर पूरे साल, पूरे वर्ष जो दिन और रात होते हैं वे आपके बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। पूरे वर्ष आपके दिन और रात कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो इसको भी आप लिखिए, लिखने वाली चीज है, लिखते चलिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको जो है पटकनी देते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर पूछा जाएगा और वही चीजें क्या करती है, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। लेकिन हमको जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी आपको आगे के वीडियोस में ये भी बताएंगे कि जो भूमध्य रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो मकर रेखा है, जो आर्कटिक वृत्त है आपका, वह कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरता है, कितनी रेखाएं वहां से गुजरती हैं, उस महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं। ठीक है ना। सभी चीजें आपको यहाँ पर जरूर पता चलेगी और मैं बताने की हर एक छोटी से छोटे पॉइंट को मैं बताने की कोशिश करता रहूंगा। तो इसको आप लिखिएगा कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पूरे साल, पूरे वर्ष दिन रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको भी भाई नोट कर लीजिएगा। मगर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ भूमध्य रेखा की कहानी है कि जो पूरे वर्ष दिन और रात कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। लेकिन जो आपके गोलार्ध है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में अलग और दक्षिणी गोलार्ध में अलग। मतलब वहां पर बड़ा दिन, जो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन है वह आपका दक्षिणी में सबसे छोटा होगा, जो उत्तरी में सबसे बड़ा है वो दक्षिणी में सबसे छोटा होगा। अभी आगे की ओर जब बात करेंगे उस बारे में भी, तो उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले क्या है, हम इन चीजों को देख लेते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब जो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना, यहां से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे बड़ा जो वृत्त है वो कौन सी रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा आपका सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, और जो सबसे छोटा वृत्त है वह कौन सी रेखा आपका सबसे छोटा वृत्त बनाती है। ठीक है। तो हमको जो है वीडियो स्किप नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, हम देखते चलेंगे एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को। चलिए देखते हैं। यहां पे आपको दिखेगा ना? हाँ ठीक है, दिखेगा। एक जैसे ये सपोज कर लिया हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक है ना। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। एक सेकंड हो जाएगी, इसको थोड़ा सा इधर करके बनाएंगे इसको, जिससे कि दिखना चाहिए ना। चलिए पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलिए अब हम एक पृथ्वी की आकृति जैसा क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। ठीक है ना, इसको गोला ही बोलते हैं ना। हम लोग एक गोला बना लिया।
ठीक है, अब गोला बनाने के बाद में इसको हम लोग किस तरीके से लाइन से इसको ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं, ये हमारी है अक्षांश रेखा, ठीक है ना, ये हमारी कैसी है अक्षांश रेखा। अब हमको देखना ये है कि इसमें जो है वह सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बना रही है और जो सबसे छोटा वृत्त है वह कौन सी रेखा बना रही है, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसमें पृथ्वी की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है वह कहां पर है, जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वहीं पर है, ठीक है ना, कहां पर है, जो आपकी अक्षांश रेखा है वहीं पर है। तो जो अक्षांश रेखा होगी वो क्या करेगी, सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी, क्या बनाएगी, सबसे बड़ा वृत्त आपका ये अक्षांश रेखा ही बनाएगी, ठीक है ना। तो यहां एडिट इसको सॉरी एडिट कह रहे हैं, यहां पर पॉइंट डाल के नोट कीजिए कि सबसे बड़ा वृत्त अक्षांश रेखा यानी कि या विषुवत रेखा द्वारा बनाया जाएगा। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा द्वारा बनेगा, ठीक है ना। क्या होगा, सबसे बड़ा जो वृत्त होगा वो किसके द्वारा बनेगा, वो आपका बनेगा विषुवत रेखा द्वारा। अब अगर इसी स्थान पर हम बात करें कि जो सबसे छोटा वृत्त है वह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो एक चीज देखिए इसमें, जब हमने बात किसकी की थी 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का जो बनेगा वो क्या बनाएगा, उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी रेखाएं क्या करती है, सिर्फ बिंदु बनाती है। तो जब बिंदु बनेगा तो कैसा बनेगा, उन सबसे तो छोटा ही बनेगा ना, कौन से, जो आपकी नीचे 0 डिग्री से लेकर जो उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन सभी रेखाओं से तो सबसे छोटा किसका बनेगा, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी का ही सबसे छोटा बनेगा। मतलब क्या बनेगा, सिर्फ बिंदु बनेगा। तो यहां पर एक पॉइंट डाल के नोट करिए कि दक्षिणी और उत्तरी बिंदु सबसे छोटा वृत्त बनाएंगे। दक्षिणी और उत्तरी बिंदु सबसे छोटा वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे छोटा वृत्त जो है वे वही बनाएंगे। चलिए इसको या तो आप नोट कर लीजिए या इसको जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब इसी अगर हम विषुवत रेखा की ही बात करें तो जो विषुवत रेखा की लंबाई है, ठीक है, वह कितनी है, जो आपकी विषुवत रेखा की लंबाई है वह कितनी है। तो देखिए जरा, विषुवत रेखा की लंबाई 40,000 किलोमीटर, ठीक है ना, कितनी, 40,000 किलोमीटर विषुवत रेखा की जो लंबाई है, ठीक है ना। यहां पर जो है ऊपर साइड में नोट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। विषुवत रेखा की लंबाई 40,000 किलोमीटर, ठीक है ना। जो विषुवत रेखा की आपकी जो लंबाई है वह कितनी है,
40,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए अब विषुवत रेखा पर कुछ ऐसे शहरों की बात करते हैं जो विषुवत रेखा के करीब है, ठीक है ना। कैसे है, विषुवत रेखा के जो करीब है। तो कुछ ऐसे शहर है, उनको आप चाहे यहां पर लिख लीजिए, मैं नंबर डाल के लिख दे रहा हूं, उनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए तो कोलंबो है, जकार्ता है, सिंगापुर है और आपका मनीला है, ठीक है ना। कोलंबो है, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, ये कुछ ऐसे शहर है जो भूमध्य रेखा के नजदीक है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए सिंगापुर, कोलंबो, मनीला, जकार्ता, तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जो आपके कहां पर है, विषुवत रेखा के नजदीक स्थित। तो अभी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी बाकी है, जैसे कि आपकी विषुवत रेखा तो आपकी इसमें कंप्लीट हो गई, अक्षांश रेखाओं को कोशिश किया इसमें कंप्लीट करने का, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपकी देशांतर जो रेखाएं हैं वह बची हुई है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसमें से एक है मुख्य, वह आपकी बची हुई है। और अगर इसी में हम एक और चीज की अगर हम बात करें, जो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें हम, अगर इसी में भारत की स्थिति की बात करें तो जो भारत की स्थिति है वह कहां पर है, वह आपकी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। कहां पर पड़ती है आपकी जो स्थिति भारत की, वह उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। और वहां से हम कल जिन रेखाओं के ऊपर में बात करेंगे, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो भारत के अंदर से जो एक आपकी कर्क रेखा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी हम लोग कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा है, वह भारत से आपके गुजरती है और भारत में वह 8 राज्यों से होकर के क्या करती है, गुजरती है। तो अगर मैं नाम की बात करूं, उन 8 राज्यों के नामों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे जो पश्चिमी जो आपका राज्य पड़ता है वह गुजरात है, ठीक है ना। सबसे जो पश्चिमी राज्य है वह आपका गुजरात है। और सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पूर्व में जाकर के जब वो पूरे भारत को पार करके चली जाती है, तो वह आपका है मिजोरम। तो उन 8 राज्य में कुछ इस प्रकार है कि आपका सबसे पहला तो गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठवां आपका पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भारत की अवस्थिति है, वहां से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है और उसके थोड़ी सी दूरी से भूमध्य रेखा भी जो है गुजरती है, ठीक है। तो कल हम किन किन चीजों पे बात करेंगे, इसी जो फिगर के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, इसी में जो यहाँ पर एक 0 डिग्री जिसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतरों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। और किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है और उन महाद्वीपों में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन जिन देशों से वह होकर के गुजरती है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और यहां से मैं सोचता हूं कि एक भी जो क्वेश्चन है वह आपका छूटे ना, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन जो है वह आपका यहां से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक को छोटी छोटी चीज को बताते हुए चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो है छूट रही हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट्स को वहां पर पूछिए, ठीक है। वहां पे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको
पसंद आया होगा। ठीक है, कल हम लोग फिर एक नए इसी के अगले भाग के साथ में मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।